इसका मतलब एचआरएम डिपार्टमेंट जो होता है उसको कैसे डिवाइड किया रहता है, या उसमें क्या क्या एक्टिविटीज होती है, या उसमें कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे जो डिपार्टमेंट होता है एचआर के अंदर, वो है एचआर एक्विजिशन डिपार्टमेंट। ना एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, एम्प्लॉयज को जॉब पे लेना। तो ये डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे होता है जॉब एनालिसिस। जॉब एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कंपनी में जो भी वेकेंट पोजीशन है, या कंपनी में ऐसी कोई डिपार्टमेंट में प्लेस है जो खाली पड़ी है, जहां पे एम्प्लॉय अभी अवेलेबल नहीं है, और उस वेकेंट पोजीशन को कंपनी फिलअप करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है, उस वेकेंट पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है। सो वेकेंट पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उसी को जॉब एनालिसिस बोला जाता है। अब ये जॉब एनालिसिस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। मतलब यहाँ पे बेसिकली दो तरीके की इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, जहां पे जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। जैसे कि सपोज अकाउंट डिपार्टमेंट में कोई एक पोजीशन खाली है, तो अकाउंट डिपार्टमेंट में क्या क्या काम के लिए पोजीशन खाली है, जैसे कि पेटी कैश हैंडल करना, दूसरा अकाउंट फाइनलाइजेशन करना, टैक्स कैलकुलेशन करना, ये जॉब करने के लिए जो पोजीशन है वो खाली है, तो मैंने क्या किया, जॉब के रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन बोलेंगे। और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन। जॉब स्पेसिफिकेशन मतलब कैसा कैंडिडेट चाहिए, डिटेल्स ऑफ कैंडिडेट, जैसे वो कैंडिडेट बीकॉम होना चाहिए, फिर बाद में उसको टैली का नॉलेज होना चाहिए, उसको अकाउंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए, तो उसको बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन। सो जैसे मैंने आपको बोला कि जॉब एनालिसिस मतलब कंपनी के अंदर जो भी वेकेंट पोजीशन होते हैं, उसके बारे में जो जॉब है उसके इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना। इसमें दो तरीके से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, एक होता है जॉब डिस्क्रिप्शन जहां पे जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, और दूसरा होता है जॉब स्पेसिफिकेशन जहां पे कैंडिडेट के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है। अभी आप बोलोगे कि ये जो वेकेंट पोजीशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट की जाती है, ताकि कंपनी वो वेकेंट पोजीशन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उसके बारे में जब एडवर्टीजमेंट देगी, तो वो एडवर्टीजमेंट में मेंशन करेगी कि हम लोग के यहाँ पे ये डिपार्टमेंट के अंदर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हैंडल करने के लिए कैंडिडेट की जरूरत है, और उसके अंदर ये सारे क्वालिटीज होनी चाहिए। उसके लिए जॉब एनालिसिस किया जाता है। तो जॉब एनालिसिस करके यहाँ पे वेकेंट पोजीशन के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट की जाती है, और उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे न्यूज़पेपर में, वेबसाइट पे या सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करती है। फिर सेकेंड यहाँ पे काम होता है रिक्रूटमेंट का। रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है, सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। इसका मतलब कंपनी को जैसा कैंडिडेट चाहिए वैसे कैंडिडेट को सर्च करना, और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना। तो जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पे कंपनी ने जॉब एनालिसिस करके जॉब के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, अभी कंपनी क्या करेगी, उसका एडवर्टीजमेंट करेगी, और वो एडवर्टीजमेंट को देख के जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है, वो कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, उसी को रिक्रूटमेंट बोलते हैं। रिक्रूटमेंट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, भर्ती करना। भर्ती करना मतलब क्या होता है कि एम्प्लॉयज को ढूंढना और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना। वही यहाँ पे लिखा है कि रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय मतलब जो कंपनी में काम कर सकता है, और स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब, और उनको कंपनी में अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करना। तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट करती है, जिससे वो एडवर्टीजमेंट को देख के जो भी कैंडिडेट्स है जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल है वो कंपनी में अप्लाई करेंगे, और फिर कंपनी क्या कर सकती है, उसमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकती है। रिक्रूटमेंट में आपको याद रखना है कि यहाँ पे कंपनी प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को सर्च करती है और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करती है। नेक्स्ट इसमें फंक्शन होता है सिलेक्शन। नाउ सिलेक्शन, जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी ने एडवर्टीजमेंट पब्लिश किया, लोगों ने एडवर्टीजमेंट को रिस्पॉन्स देके कंपनी में अप्लाई किया। अभी कंपनी क्या करेगी, वो कैंडिडेट के जो एप्लीकेशन है उसको स्क्रूटिनाइज करेगी। स्क्रूटिनाइज इसके लिए किया जाता है कि काफी बार क्या होता है, जो नॉन एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं वो भी अप्लाई करते हैं, या कभी कभी एप्लीकेशन बराबर फिलअप नहीं किया रहता है, या डिटेल्स बराबर नहीं होती है, तो उस केस में कंपनी क्या करती है, उनके एप्लीकेशन रिजेक्ट करती है। तो कंपनी के पास जो भी एप्लीकेशंस आए, वो एप्लीकेशंस को कंपनी यहाँ पे स्क्रूटिनाइज करती है, और स्क्रूटिनाइज करने के बाद में जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स है उनकी एक कंपनी लिस्ट बनाती है, जिनको इंटरव्यू के लिए कंपनी बुला सकती है। इनएलिजिबल कैंडिडेट्स कौन होंगे, जिन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं भरा है, डिटेल्स बराबर नहीं है, या जिनका क्वालिफिकेशन मैच नहीं हो रहा है, एक्सपीरियंस मैच नहीं हो रहा है, ऐसे कैंडिडेट्स को कंपनी क्या करेगी, साइड बाय कर देगी। और जो इलिजिबल कैंडिडेट्स है, जो कंपनी की सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं,
जिन्होंने प्रॉपर एप्लीकेशन फॉर्म भरा हुआ है उनको फिर कंपनी क्या करेगी, इंटरव्यू के लिए बुलाएगी। तो कंपनी उनका क्या करती है, एक लिस्ट बनाती है और फिर बाद में उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। वहां पे उनका फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है और उसमें से जो बेस्ट कैंडिडेट होता है उसको कंपनी सिलेक्ट करती है। तो ये हो गया सिलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉय। अभी नेक्स्ट होता है इसमें फंक्शन प्लेसमेंट। प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, राइट कैंडिडेट को राइट डिपार्टमेंट में प्लेस करना। जैसे कि सपोज किसी कैंडिडेट को अकाउंट्स का नॉलेज है तो उसको अकाउंट्स डिपार्टमेंट में प्लेस करना। किसी को अगर सपोज कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है तो उसको सेल्स डिपार्टमेंट में प्लेस करना। किसी का अगर मशीनरीज के रिलेटेड नॉलेज अच्छा है तो उसको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्लेस करना। तो इस हिसाब से कैंडिडेट का जो कैलिबर है उसके हिसाब से उसको डिपार्टमेंट में प्लेस किया जाता है। तो देखना यहाँ पे एचआर एक्विजिशन डिपार्टमेंट में 4 तरीके के फंक्शंस मैंने बताया। एक तो जॉब एनालिसिस, जहाँ पे कंपनी वेकेंट पोजीशन जो होती है कंपनी में उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है और वो इंफॉर्मेशन जो होती है एडवर्टीजमेंट के लिए जरूरी होती है। रिक्रूटमेंट के अंदर कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को सर्च करती है और उनको जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए मोटिवेट करती है। मतलब यहाँ पे कंपनी क्या करती है, एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करती है, जैसे कि न्यूज़पेपर, वेबसाइट पे या सोशल मीडिया में वो एडवर्टीजमेंट को प्लेस किया जाता है और फिर कैंडिडेट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं रिक्रूटमेंट। सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि कंपनी के अंदर जो भी कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है उनका एप्लीकेशन स्क्रूटिनाइज करके फिर जो एलिजिबल कैंडिडेट्स उनको इंटरव्यू के लिए बुलाना, उनका फेस टू फेस इंटरव्यू कंडक्ट करना और जो भी डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको सिलेक्ट करना और सिलेक्शन के बाद में उनको राइट डिपार्टमेंट के अंदर उनके स्किल के हिसाब से, एबिलिटीज के हिसाब से प्लेस कर देना। तो ये पहला डिपार्टमेंट है, उसके अंदर ये सारे फंक्शंस होते हैं। दूसरा डिपार्टमेंट होता है एचआर के अंडर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। ना नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है कि एम्प्लॉयज को यहाँ पे ट्रेनिंग और डेवलपमेंट किया जाता है। ना यहाँ पे ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, तो ट्रेनिंग की वजह से एम्प्लॉयज का नॉलेज जो होता है, स्किल जो होते हैं या उनकी एबिलिटी जो होती है वो एनहांस होता है। तो ये डिपार्टमेंट बेसिकली एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती है। बिकॉज आपको पता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब एम्प्लॉय ज्वाइन करते हैं तो स्टार्टिंग में उनको कंपनी के काम समझाने के लिए ट्रेनिंग देना जरूरी होता है। तो यही यहाँ पे किया जाता है। जैसे कि आप लोग कॉलेज में से पास आउट होने के बाद में किसी भी कंपनी में जाओगे तो आपको अकाउंट कैसे सॉल्व करना है वो थियोरेटिकल सब पता है, प्लस आपने प्रैक्टिकल अकाउंट भी सॉल्व किए हैं। लेकिन कंपनी में काम करने का तरीका अलग होता है, तो आपको ट्रेनिंग के थ्रू यहाँ पे समझाया जाता है। ट्रेनिंग की वजह से क्या होता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो होता है वो इम्प्रूव होता है। काम कैसे करना है उनको पता चलता है तो वो अच्छे से परफॉर्म करते हैं और उसकी वजह से फिर एक्सीडेंट्स वगैरह होते नहीं है। इनफैक्ट ट्रेनिंग की वजह से उनका परफॉर्मेंस जो है और बेहतर होता जाता है। यहाँ पे कंपनी क्या करती है, नीड एनालिसिस जो होता है वो कंडक्ट करती है। नीड एनालिसिस का मतलब क्या होता है कि कौन से कैंडिडेट को कौन से ट्रेनिंग की जरूरत है वो कंपनी फाइंड आउट करती है। क्योंकि हर एक कैंडिडेट को हर एक चीज के ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि सपोज कोई पर्टिकुलर कैंडिडेट है, उसको सिर्फ कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है तो कंपनी उनको कम्युनिकेशन के रिलेटेड ट्रेनिंग देगी। कोई कैंडिडेट है उसका स्पीड का प्रॉब्लम है, स्पीड बहुत ही स्लो है, तो कंपनी उसको स्पीड के रिलेटेड ट्रेनिंग देगी। कोई कम एम्प्लॉय है जिसको प्रेजेंटेशन में प्रॉब्लम है तो कंपनी उनको प्रेजेंटेशन के रिलेटेड ट्रेनिंग देगी। तो ये जो ट्रेनिंग एंड डिपार्टमेंट डेवलपमेंट है वो क्या करता है, एम्प्लॉयज का नीड एनालिसिस करके फाइंड आउट करता है कि एम्प्लॉय को कौन से एरिया में ट्रेनिंग की जरूरत है और वो एरिया को फिर यहाँ पे ट्रेनिंग देके इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ पे 2 तरीके के ट्रेनिंग्स दिए जा सकते हैं, ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब। ऑन द जॉब का मतलब क्या होता है, काम के साथ साथ ट्रेनिंग दिया जाता है। जैसे कि सपोज कैशियर का जॉब है या फिर सेल्समैन का काम है तो वहां पे काम के साथ साथ ही उन लोगों को सिखाया जाता है। पर कुछ ऐसे जॉब होते हैं जहाँ पे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दिया जाता है, जैसे पायलट का है या सपोज दूसरा कोई सेलिंग का काम है तो सेलिंग के कुछ जो जॉब होते हैं उसके अंदर उन लोगों को पहले आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में सिखाया जाता है और फिर बाद में एक्चुअल वर्क में उनको प्लेस किया जाता है। इस हिसाब से ये जो डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयज को नॉलेज, स्किल और एबिलिटी जो होते हैं वो एनहांस करने में हेल्प करता है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट की वजह से एम्प्लॉयज के जो परफॉर्मेंस होता है वो इम्प्रूव होता है। ये डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉयज की नीड एनालिसिस करके उसके हिसाब से उनको ट्रेनिंग दिया जाता है और एम्प्लॉयज को यहाँ पे ऑन द जॉब और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग जो होता है वो उनके जॉब के हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। नेक्स्ट डिपार्टमेंट है कॉम्पेंसेशन एंड एम्प्लॉय वेलफेयर डिपार्टमेंट। नाउ ये डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉय को कॉम्पेंसेशन पे करना और उनके जो भी वेलफेयर रिलेटेड एक्टिविटीज है वो हैंडल करते हैं। अभी यहाँ पे देखो लिखा है कि दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग प्रॉपर कॉम्पेंसेशन टू द एम्प्लॉयज। द एचआर मैनेजर नीड टू एस्टेब्लिश स्ट्रेटेजिक कॉम्पेंसेशन प्लान। स्ट्रेटेजिक कॉम्पेंसेशन प्लान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे प्रॉपर कॉम्पेंसेशन प्लान बनाया जाता है कि कौन से जॉब के लिए कितना
कॉम्पेंसेशन या सैलरी पे करना है। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्या होता है, सैलरी पे करना। फिर बाद में एंश्योरिंग वेजेस एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम्स आर एडमिनिस्टर्ड इक्वली थ्रू आउट द वर्कफोर्स। मतलब क्या कि एम्प्लॉयज को सैलरी जो दी जा रही हो प्रॉपर तरीके से दी जा रही है कि नहीं, वो यहाँ पे देखना। मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहे वो एम्प्लॉयज को अच्छे से सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो ये सब चीजों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। फिर बाद में ये जो डिपार्टमेंट होता है इसके अंदर एम्प्लॉयज के वेलफेयर के रिलेटेड भी ध्यान रखा जाता है, जैसे कि क्रेश फैसिलिटी होती है। क्रेश फैसिलिटी का मतलब क्या होता है, बेबी सिटिंग। जैसे कोई विमेन एम्प्लॉयज होती है तो उनको बेबी होते हैं, तो बेबीज को संभालने के लिए वहां पे क्या करते हैं, आया वगैरह रखा जाता है। तो वो फैसिलिटी कुछ विमेन एम्प्लॉयज को अवेलेबल करके दिया जाता है। जैसे कि सपोज एक विमेन है जो हायर लेवल पे काम करते हैं लेकिन उनका छोटा सा बेबी भी है, तो वो बेबी को संभालने के लिए वो लेडी क्या कर सकती है, जॉब छोड़ के जा सकती है, जो कंपनी के लिए लॉस हो सकता है। तो कंपनी चाहती है कि वो लेडी ने जॉब पे आना चाहिए, तो कंपनी उनको क्या करती है, ये बेबी सिटिंग का फैसिलिटी अवेलेबल करके देते हैं, जिसको क्रेश फैसिलिटी बोलते हैं। ये क्रेश फैसिलिटी की वजह से क्या हो सकता है कि वो लेडी जो अपने काम में फोकस कर सकती है और लेडी को जो आया है वो संभाल सकती है। बीच बीच में लेडी जो है दिन में 4 बार जाके जो बच्चा है उसको देख सकती है। और ये जो क्रेश फैसिलिटी होती है इसके अंदर 6 साल तक के बच्चे को वहां पे रखा जा सकता है। तो ये सारे जो काम होते हैं वो हैंडल करने का काम जो होता है ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देखता है। उसी के साथ साथ एम्प्लॉयज को कैंटीन फैसिलिटी अवेलेबल करके देना। रिक्रिएशन फैसिलिटी, रिक्रिएशन का मतलब क्या होता है, थोड़ा एंटरटेनमेंट, जैसे कि योगा हो सकता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह हो सकती है, या दूसरे कोई भी छोटे मोटे गेम जैसे कैरम वगैरह होते हैं तो वो सब अवेलेबल करके देना। एम्प्लॉयज को एक रेस्ट रूम अवेलेबल करके देना कि अगर सपोज उनको कहीं पे रेस्ट करना है, इफ दे आर नॉट फीलिंग वेल, तो वो अवेलेबल करके देना। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल करके देना। फिर उनको इंश्योरेंस वगैरह जो होता है वो अवेलेबल करके देना। तो ये सारे एम्प्लॉयज के वेलफेयर मेजर्स होते हैं। और ये सारे जो वेलफेयर मेजर्स है वो एम्प्लॉयज को प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि नहीं, और वो सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, वो देखने का काम ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट देता है। सो बेसिकली यहाँ पे ये डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि एम्प्लॉय को प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिल रहा है कि नहीं, मतलब सैलरी, बोनस, इंसेंटिव ये प्रॉपर मिल रहा है कि नहीं, और एम्प्लॉयज का वेलफेयर जो है वो मेजर्स उनको मिल रहे हैं कि नहीं, जो मैंने आपको यहाँ पे सारे नाम बताया वो ये सब मिल रहा है कि नहीं, वो देखा जाता है। अभी ये कॉम्पेंसेशन और एम्प्लॉय वेलफेयर अगर प्रॉपर तरीके से होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं, वो कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। सो ये डिपार्टमेंट काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने में। देन नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट। ना एम्प्लॉय रिलेशन डिपार्टमेंट जो होता है यहाँ पे बेसिकली एम्प्लॉय के जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, ग्रीवियंसेस होते हैं, कंप्लेंट्स होते हैं, उसके बारे में यहाँ पे उनको रिजॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वेस्टिगेटिंग एंड रिजॉल्विंग एम्प्लॉय कंप्लेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कंसर्न। मतलब एम्प्लॉय की कोई भी कंप्लेंट आती है, कोई भी फाइट्स वगैरह चलती है, कोई भी कंसर्न या इश्यूज वगैरह होता है, तो उसको यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करता है ये डिपार्टमेंट और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। देयर कुड बी मेनी ग्रीवियंसेस अराइजेस इन द कंपनी। मतलब एम्प्लॉयज के काफी सारे ग्रीवियंसेस मतलब कंप्लेंट्स हो सकते हैं, जैसे कि उनको कॉम्पेंसेशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है, जैसे लाइटिंग फैसिलिटी, वॉशरूम फैसिलिटी, या वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, सीटिंग अरेंजमेंट प्रॉपर नहीं है। सो वर्किंग कंडीशन अच्छी नहीं है। फिर मैनेजमेंट की पॉलिसीज जो है वो प्रॉपर नहीं है। पॉलिसीज कौन सी हो सकती है, जैसे रिक्रूटमेंट का पॉलिसी हो सकता है, सिलेक्शन का पॉलिसी हो सकता है, ट्रांसफर, प्रमोशन। जैसे कि कुछ कंपनीज की पॉलिसी हो सकती है कि जहां पे कंपनी क्या करती है, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को रिक्रूट करती है, इंटरनल कैंडिडेट को रिक्रूट नहीं करती है। तो इंटरनल कैंडिडेट को क्या हो लगेगा कि हम लोग इतने साल से कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन हमको प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, कंपनी बाहर से किसी कैंडिडेट को रिक्रूट कर रही है, तो वो उनका कंप्लेंट हो सकता है। तो वो मैनेजमेंट पॉलिसीज के रिलेटेड कंप्लेंट है। नेचर ऑफ सुपीरियर, सुपीरियर जो है वो अच्छे से बिहेव नहीं करते या बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तो वो कंप्लेंट हो सकता है। किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट डिसिप्लिनरी एक्शन ली है, जैसे कि उनकी सैलरी कट कर दी है, इनको अगर सपोज जॉब से निकाल दिया है, तो ये सारे जो एम्प्लॉयज के रिलेटेड कंसर्न्स या कॉन्फ्लिक्ट्स या कंप्लेंट्स होते हैं वो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर रिजॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, एन एम्प्लॉय इज नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस अप्रेजल रिजल्ट एंड आस्क फॉर इट्स रिवीजन। मतलब एक एम्प्लॉय है जिसको परफॉर्मेंस अप्रेजल जो उसका किया है उससे सेटिस्फाइड नहीं है, मतलब परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट के अंदर लिखा है कि ये एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो है वो इतना अच्छा नहीं है जिससे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं है। तो एम्प्लॉय उस केस में क्या कर सकते हैं, उसको रिवाइज करने के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं ये डिपार्टमेंट के पास जाके। रिवाइज करना मतलब क्या, वापस से परफॉर्मेंस अप्रेजल करे, ऐसा रिक्वेस्ट यहाँ पे वो लेटर लिख के कर सकते हैं।
If this kind of circumstances happen, the HR department need to research on this issue and resolve the problem at earliest. अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको सॉल्व करना काफी जरूरी होता है, नहीं तो फिर ये प्रॉब्लम जो होते हैं वो बढ़ते जाते हैं. सो बेसिकली ये डिपार्टमेंट जो है वो एम्प्लॉयज के जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स या जो भी कंप्लेंट्स होते हैं उसको रिजॉल्व करते हैं टाइमली, ताकि एम्प्लॉयज जो है वो डिससेटिस्फाइड नहीं हो या एम्प्लॉय जो है कोई मेजर स्टेप न ले और उसकी वजह से कंपनी को प्रॉब्लम ना हो. नेक्स्ट है वर्कफोर्स सेफ्टी डिपार्टमेंट. अभी एम्प्लॉयज कंपनी में काम करते हैं तो उनकी सेफ्टी जो होती है वो भी काफी जरूरी होता है. अभी किस तरीके से एम्प्लॉय का सेफ्टी का ध्यान यहाँ पे इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रखा जाता है उसके बारे में देखते हैं. यहाँ पे लिखा है अ सेफ एंड हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट इज अ बेसिक राइट ऑफ एवरी एम्प्लॉय. हर एक एम्प्लॉय को हेल्दी वर्किंग एनवायरनमेंट मिलना चाहिए, उनका अधिकार है. और उनका जो वर्क प्लेस है वो कैसा होना चाहिए, सेफ होना चाहिए. कोई भी एक्सीडेंट्स या कोई भी एम्प्लॉय को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम जो वर्क प्लेस पे नहीं होना चाहिए. This department needs to ensure that every employee working in a safe environment, मतलब हर एक एम्प्लॉय जो एकदम सेफ एनवायरनमेंट में काम कर रहा है, किसी के भी लाइफ को या हेल्थ को कोई भी रिस्क नहीं होना चाहिए. It is their obligation to research and develop the safety policy for the company that is in the compliance with the state and federal laws and regulation. अभी देखना हर एक कंपनी के लिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं, कुछ लॉ बनाए हैं कि एम्प्लॉय के सेफ्टी के लिए आप लोगों को ये सब चीजें करनी ही है. फॉर एग्जाम्पल कंपनी के अंदर एक फर्स्ट एड होना ही चाहिए, या फिर कंपनी के अंदर एक फायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए. तो ये सारा लॉ है, रेगुलेशंस है. तो ये सब लॉ फॉलो किए जा रहे हैं कि नहीं, वो सब देखने का काम यहाँ पे देखा जाता है. अगर सपोज कंपनी के अंदर कोई फर्स्ट एड नहीं है या खत्म हो चुका है, फायर एक्सटिंग्विशर जो है उसका जो एक्सपायरी है वो खत्म हो चुका है, तो वो सब चीजें को ऊपर ध्यान रखना और वो सब चीजों को अपडेट करना जो होता है ये डिपार्टमेंट देखता है. They need to identify unsafe condition and make the clear notice on the potential dangerous matter such as dangerous equipment, chemical drugs, radioactive substances, etc. कंपनी में कौन से डेंजरस चीजें हैं, कौन से अनसेफ कंडीशंस है, उसके बारे में उन लोगों ने फाइंड आउट करना चाहिए और एम्प्लॉय को उसके बारे में अवेयर करना चाहिए, ताकि एम्प्लॉय जो उससे थोड़ा सा संभल के काम करेंगे. जैसे कोई केमिकल ड्रग है या कोई इक्विपमेंट है जो थोड़ा डेंजरस है, तो एम्प्लॉय को उसके बारे में नॉलेज देना बहुत जरूरी है, जिसकी वजह से एम्प्लॉय सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे. उसके बाद में इट इज द ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स टू एम्प्लॉइज सच एज मेडिकल चेकअप, फर्स्ट एड ट्रेनिंग, फायर ड्रिल, स्ट्रक्चरल ऑडिट, मेंटेनेंस चेक, सेमिनार एंड वर्कशॉप ऑन द हेल्थ एंड हाइजीन एंड सो ऑन. मतलब ये सारे जो चीजें हैं वो एम्प्लॉयज के लिए अवेलेबल करके देना, ये डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. क्या क्या बताया मैंने यहाँ पे, एम्प्लॉयज का टाइम टू टाइम मेडिकल चेकअप करवाना, उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना. फिर बाद में एम्प्लॉय को फर्स्ट एड के बारे में ट्रेनिंग देना कि अगर सपोज एम्प्लॉय को कोई इंजुरी होता है तो फर्स्ट एड कैसे ऑपरेट करना है वो उनको बताना. फिर बाद में फायर ड्रिल, मतलब अगर सपोज कंपनी में कुछ आग वगैरह लगती है तो किस तरीके से उसको हैंडल करना है, फायर एक्सटिंग्विशर कैसे यूज करना है, या वो जो फायर ड्रिल होता है, वो पाइप होता है, वो पाइप को कैसे हैंडल करना है और वो आग को बुझाने की कोशिश करना है, वो उनको वहां पे सिखाया जाता है या उसके बारे में उनको नॉलेज दिया जाता है. जो और कंपनी होता है उसका जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब सारे दीवारें वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, छत वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, फ्लोर वगैरह प्रॉपर है कि नहीं, उसका पूरा स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाता है. बिकॉज आप लोग देखते हो कि काफी सारे ऐसे इंडस्ट्रियल स्टेट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे इंडस्ट्रीज जो होते हैं कोलैप्स वगैरह हो जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे एम्प्लॉयज की जान जा सकती है. तो स्ट्रक्चरल ऑडिट बराबर हो रहा है कि नहीं, स्ट्रक्चरल ऑडिट मतलब आपकी जो इंडस्ट्री है वो मजबूत है कि नहीं, उसका ऑडिट किया जाता है. मेंटेनेंस चेकअप किया जाता है कि जैसे मशीन वगैरह टाइम टू टाइम मेंटेन किया है कि नहीं, सीढ़ियां वगैरह प्रॉपर मेंटेन है कि नहीं, या दीवारें वगैरह टूटी है तो उसको मेंटेन किया है कि नहीं. बिकॉज ये सब चीजों में एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं. जैसे मशीन खराब है तो मशीन को अगर मेंटेन नहीं किया, रिपेयर नहीं किया, तो उसकी वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं. देन वर्कर्स के लिए सेमिनार्स और वर्कशॉप्स अरेंज करना जो हेल्थ और हाइजीन के रिलेटेड होंगे, मतलब जहाँ पे एम्प्लॉयज को बताया जा सकता है कि वो लोग अब कैसे न्यूट्रिशियस फूड खा सकते हैं, कैसे उनकी हेल्थ अच्छी रखी जा सकती है, उसके बारे में थोड़े से सेमिनार और वर्कशॉप्स अरेंज करेंगे तो एम्प्लॉयज में हेल्थ और हाइजीन के रिलेटेड अवेयरनेस बढ़ेगा. तो ये सारे काम जो होते हैं यहाँ पे वर्कफोर्स सेफ्टी डिपार्टमेंट के द्वारा हैंडल किया जाता है. उसके बाद में है करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट. अभी ये डिपार्टमेंट जो है एम्प्लॉय के करियर के रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है उसको हैंडल करता है. ये डिपार्टमेंट में देखो क्या क्या होता है. सबसे पहले परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है. परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज के
जॉब के रिलेटेड जो भी उसके स्ट्रेंथ और वीकनेसेस है उसका सिस्टमेटिक डिस्क्रिप्शन किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि एक सुपीरियर होता है, वो सुपीरियर क्या करते हैं, एम्प्लॉय के परफॉर्मेंस को इवेलुएट करते हैं। जैसे उनको कोई टास्क दिया जाएगा और वो टास्क उन्होंने कैसे परफॉर्म किया उसका पूरा एक डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है, डिस्क्रिप्शन मतलब डिटेल लिखे जाते हैं। या वो जो सुपीरियर होते हैं वो क्या करते हैं, एम्प्लॉय को 1 महीने के लिए ऑब्जर्व करते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं वगैरह। तो वो सब चीजों को डिस्क्राइब करके फिर बाद में उसमें से पता चलता है कि एम्प्लॉय की जॉब के रिलेटेड स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। जैसे कि सपोज एक सुपीरियर है जो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल कर रहे हैं, जहां पे वो नोट डाउन करेंगे कि एम्प्लॉय की स्ट्रेंथ क्या क्या है, जैसे कि उसका काम का स्पीड काफी अच्छा है, बिहेवियर काफी अच्छा है, कम्युनिकेशन स्किल काफी अच्छा है, तो ये उसके स्ट्रेंथ हो गए। वीकनेस में उसका पंक्चुअलिटी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, फिर बाद में उसका एटीट्यूड इतना ज्यादा ठीक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव सोचते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या किया जाता है, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेज किया जाता है। अप्रेज का मतलब होता है इवेलुएट किया जाता है, और परफॉर्मेंस चेक करके उसका डिस्क्रिप्शन किया जाता है कि एम्प्लॉय के अंदर क्या क्या जॉब के रिलेटेड स्ट्रेंथ है और क्या क्या वीकनेस है। जैसे मैंने आपको बोला कि उसका पंक्चुअलिटी का प्रॉब्लम है तो वो उसका वीकनेस है, तो वो सुपीरियर नोट डाउन करेगा। लेकिन उसका काम का स्पीड बहुत अच्छा है तो वो उसका स्ट्रेंथ है, तो उसको वहां पे नोट डाउन किया जाएगा। सो परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये लोग क्या करते हैं, एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस चेक करके उसमें क्या क्या स्ट्रेंथ है क्या क्या वीकनेसेस है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। अभी ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है इसका क्या यूज होता है, तो इसका एक रिपोर्ट बनाया जाता है, और ये रिपोर्ट के बेसिस पे एम्प्लॉय को कितना इंक्रीमेंट देना है, प्रमोशन देना है कि नहीं, ट्रेनिंग की जरूरत है क्या, या उनको जॉब से निकालना पड़ेगा, ये सब डिसीजन जो होते हैं वो परफॉर्मेंस अप्रेजल के रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस जो होता है वो चेक करते हैं, और जो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करते हैं कंटिन्यूअसली उनको यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, प्रमोशंस वगैरह दिए जाते हैं, या फिर उनको इंक्रीमेंट्स दिए जाते हैं। और अगर सपोज कोई एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म नहीं करेंगे तो उनको फिर बाद में वार्निंग दिया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है जहां जहां वीकनेस है उसको इम्प्रूव करने के लिए। और अगर सपोज कंटिन्यूअसली उनका परफॉर्मेंस जो है वो काफी पुअर होते जा रहा है तो उनको फिर जॉब से निकाला जा सकता है। सो बेसिकली परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होता है उसकी वजह से जो एम्प्लॉय अच्छे से परफॉर्म करते हैं उनको प्रमोशंस वगैरह इंक्रीमेंट वगैरह मिलता है, मतलब उनका करियर का डेवलपमेंट होता है। तो करियर डेवलपमेंट ये जो डिपार्टमेंट है ये परफॉर्मेंस अप्रेजल करने का काम करता है। फिर बाद में प्रमोशंस, ये प्रमोशन का मतलब क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट ऑफ द एम्प्लॉय विथ हायर पे एंड पोजीशन। मतलब यहाँ पे एम्प्लॉय का क्या होता है, वर्टिकल मूवमेंट होता है, ऊपर की तरफ मूवमेंट होता है, जहां पे एम्प्लॉय लोअर लेवल के काम से अपर लेवल के काम पे उसको प्रमोट किया जाता है, इसके लिए उसको वर्टिकल मूवमेंट बोला जाता है। और फिर प्रमोशन के टाइम पे आपको पता है एम्प्लॉय का पे भी बढ़ जाता है, उसका पोजीशन या स्टेटस भी बढ़ जाता है। जब एम्प्लॉयज अच्छे से परफॉर्म करते हैं कंटिन्यूअस बेसिस पे तो ऐसे एम्प्लॉयज को यहाँ पे फिर क्या किया जाता है, हायर लेवल पे प्रमोट किया जाता है। करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉयज के प्रमोशंस का जो काम होता है वो भी हैंडल करते हैं। देन करियर डेवलपमेंट, नाउ करियर डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एम्प्लॉयज के करियर्स को डेवलप करना। अभी करियर डेवलपमेंट करने के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत होती है, जैसे कि एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देना, उनको मोटिवेट करना, काउंसलिंग करना। काउंसलिंग मतलब उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई काम नहीं आ रहा है तो उसके बारे में उनको काउंसलिंग देना, उनको चैलेंजिंग काम देना। ये सब चीजों की वजह से क्या होता है, एम्प्लॉय का करियर जो होता है वो डेवलप होता है। यहाँ पे एम्प्लॉय को करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज दी जाती है, और करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी देने की वजह से एम्प्लॉय जो होते हैं उसका ग्रोथ होता है। इस तरीके से ये करियर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो होता है वो एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं, उनको टाइम टू टाइम प्रमोशन देते हैं, उनको करियर डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज उनको देते हैं ताकि एम्प्लॉय जो करियर में ग्रो कर पाए। एंड द लास्ट डिपार्टमेंट इज लेबर लॉ कंप्लायंस। नो लेबर लॉ कंप्लायंस का मतलब क्या होता है कि काफी सारे लॉ या काफी सारे कानून जो है यहाँ पे एम्प्लॉयज के लिए बनाए हैं, और ये कानून जो है वो कंपनीज को फॉलो करना पड़ता है। ये कौन से कानून है ये हम लोग थर्ड मॉड्यूल के अंदर पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको नाम बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अलग अलग लेबर लॉ होते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, फैक्ट्री एक्ट है, सोशल सिक्योरिटी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट। ये सारे जो एक्ट होते हैं इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट के हिसाब से जो भी कंपनी में 10 या 10 से ज्यादा एम्प्लॉयज है वहां पे एक इंटरनल कंप्लेंट कमिटी होना बहुत जरूरी है। फिर बाद में एम्प्लॉय जब रिटायर्ड होते हैं तो उनको ग्रेचुइटी मिलना चाहिए, फिर वो कितना ग्रेचुइटी मिलना चाहिए,
वो उसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, तो वो सब एक्ट के अंदर लिखा हुआ है। और ये एक्ट को कंपनी ने फॉलो करना चाहिए। ये एक्ट जो होते हैं वो एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए होते हैं। ये एक्ट की वजह से एम्प्लॉयज को एक प्रोटेक्शन मिलता है, उनको सुविधाएं मिलती है। अगर ये एक्ट नहीं होते तो एम्प्लॉयज का एक्सप्लॉयटेशन होता। तो ये काफी सारे लॉज है, काफी सारे एक्ट्स है जो यहाँ पे एम्प्लॉयज के बेनिफिट के लिए बनाया है, और कंपनीज ने ये लॉज को फॉलो करना बहुत जरूरी है। अगर कोई कंपनी ये लॉज को फॉलो नहीं करती है तो उस हिसाब से कंपनी को फिर पेनल्टी लग सकती है और कंपनी के अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। तो ये पर्टिकुलर डिपार्टमेंट जो है वो ये सारे लॉज जो है कंपनी फुलफिल कर रही है कि नहीं, वो सब देखने का काम करते हैं। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे एचआर डिपार्टमेंट के अंदर कौन से अलग अलग एक्टिविटीज होती है, और हर एक एक्टिविटी जो होती है उसके अंदर कैसे काम को मैनेज किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।